हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नीट PYQ 2013 से लेकर नीट 2023 तक के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ में मैं आपको NCERT भी शो करूंगा। अगर वो क्वेश्चन NCERT से आया हुआ है तो वो NCERT में कहाँ से आया हुआ है, अगर आउट ऑफ NCERT है तो वो भी साफ साफ बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट 2013 के क्वेश्चन से। नीट 2013 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, द डायग्राम शो एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द DNA, फिल इन द ब्लैंक्स A to C। यानी ये हमें A, B एंड C बताना है। इसमें क्या बताना है कि जब DNA से mRNA जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, mRNA से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, सेंट्रल डोगमा कहलाता है, जो कि प्रपोज किया था किसने, फ्रांसिस क्रिक ने। तो यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। रोजालिंड, जेम्स वेटसन, एवन चारगाफ, चारों अलग अलग दिए हुए हैं, बट फिर भी आगे देख लेते हैं। जब DNA से mRNA करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन वाले प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। NCERT के पेज नंबर 98 पे ये दिया हुआ है आपके सामने, आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, Which enzyme will be produced in a cell if there is a nonsense mutation in the lac Y gene। यानी हमें पता है कि जो लैक ओपेरॉन वाले से आया हुआ क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा अगर किसी सेल के अंदर जो वो नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाता है, कौन से जीन में, लेक Y जीन के अंदर। अब आपको पता है कि 3 स्ट्रक्चरल जीन दिए गए हैं, Z जीन, Y जीन और A जीन। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, अगर हमें पता है कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वो इस टाइप से चलता है, तो यहाँ पर पहले इस एंजाइम में होता है, फिर इसमें, तो अगर यहाँ पर Y के अंदर म्यूटेशन हो गया तो ये वाला तो प्रोड्यूस होगा भी नहीं और ये वाला जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इससे पहले वाला एंजाइम जो है वो केवल प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर केवल Z एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो Z से कौन सा होता है, ट्रांस एसिटाइलेज, लैक्टोज परमेज या फिर ट्रांस एसिटाइलेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज या फिर लैक्टोज परमेज। तो जो Z एंजाइम है वो कौन सा बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो केवल बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही प्रोड्यूस होगा। उससे आगे क्योंकि देखो आप Y जीन के अंदर जो नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया है, तो इस वजह से ये जो ओपरेन वाला कंसेप्ट है वो पेज नंबर 116 पे डायग्राम में भी दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2013 जो कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी जेनेटिक प्रॉपर्टी नहीं है जेनेटिक कोड की, नॉन ओवरलैपिंग, एम्बिगुअस, डीजनरेसी या फिर यूनिवर्सल। तो देखिए अभी जो करंट NCERT है उसके अंदर यूनिवर्सल भी दिया हुआ है, डीजनरेट भी दिया हुआ है, नॉन ओवरलैपिंग भी दिया हुआ है। एम्बिगुअस जो है वो न्यू NCERT में नहीं दिया हुआ है। बट आपको बता दूं जो ओल्ड NCERT है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने दे रहा हूं, पेज नंबर 112 का। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एम्बिगुअस नहीं होता, एन एम्बिगुअस होता है। तो यहाँ से इस वजह से जो है वो गलत हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब न्यू NCERT से भी निकाल सकते हो और ओल्ड NCERT से भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी में है, बट यहाँ पर ABC चेंज कर दिया गया। अब इधर A है, B है और C है, वही चीज है। द फिगर गिवन एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ABC। तो अब यहाँ पर सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक आएगा A में, क्योंकि आपको पता है ये प्रपोज किसने की, फ्रांसिस क्रिक ने। C वाला जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, B वाला जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। वही सेम पेज नंबर 98 से ये आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने आपका अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया इन एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन द जीन आर, यानी इंड्यूसिबल ओपेरॉन के अंदर जीन्स क्या होते हैं, यूजुअली नॉट एक्सप्रेस अनलेस ए सिग्नल टर्न्स देम ऑन, यूजुअली एक्सप्रेस अनलेस ए सिग्नल टर्न्स देम ऑफ, या फिर नेवर एक्सप्रेस्ड या फिर ऑलवेज एक्सप्रेस। तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर जो जीन्स होते हैं, जो आपके स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, वो तब तक एक्सप्रेस नहीं होते जब तक एक सिग्नल जो होता है उनको टर्न देम ऑन नहीं कर देता। आप डायग्राम से इसको अच्छे से समझ सकते हो। पहले देखो Z, Y और A जीन के अंदर आपका NCERT का पेज नंबर 117 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हो कि जब तक यहाँ पर जो है उसको इंड्यूसर को ऑफ नहीं किया गया, रिप्रेसर को ऑफ नहीं किया गया, तब तक वहाँ पर कोई भी जो जीन है वो यहाँ पर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी फंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यूजुअली एक्सप्रेस नहीं होते जब तक कोई सिग्नल आकर उनको ऑन नहीं कर देता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से है बट काफ़ी लॉजिक है, दिमाग लगाना पड़ता है, डायग्राम से देखकर भी सोचना पड़ता है दिमाग से, तब जाके इनके आंसर आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। रिसेंट ईयर के अंदर हमें मेनली कंसेप्ट देखना होगा कि जो रिसेंट ईयर के अंदर है लास्ट 3-4 ईयर में, वो आप देखोगे कि एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट टाइप से क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ही लॉजिक लगाना पड़ता है, बाकी लगभग सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बट पहले जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा लॉजिकल है और इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक इन डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी टेक्निक्स ज़्यादातर यूज होती है? वीएनटीआर, एसएससीपी, एससीएआर या फिर एएफएलपी? तो आपका वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम, ये वाला जो रिपीटेटिव है, ये वाला जो है वो आपका यूज होता है, तो वीएनटीआर उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो ये चीज़ रिपीट होती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 122 पे ये चीज़ दी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आ चुके हैं नीट 2014 में। नीट 2014 में क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसने डिस्कवर किया था? मेजल एंड स्टेल ने, हर्शे एंड चेज ने, ग्रिफिथ या फिर वैटसन एंड क्रिक ने? तो ये किसने डिस्कवर किया था? ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 100 पे आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है? द डायरेक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला बताना है डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, यानी आरएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन कौन सी होती है? 5 to 3, 3 to 5 या फिर कौन सी होती है? और डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, यानी जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है उसको किस डायरेक्शन में रीड करते हैं? 3 to 5 या फिर 5 to 3, ये हमें बताना है। ओके, तो सिंपल है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 पे ये चीज़ अच्छे से दी हुई है, बहुत ही आसानी से। तो आरएनए सिंथेसिस जो होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग होता है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसमें केवल इतना चेंज होता है, थायमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आ जाता है, तो एक तो 5 to 3 होगा, 5 to 3 होगा, और जो डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट है वो 3 to 5 ऑपोजिट में चलती है, नोट 5 to 3, तो वो ऑपोजिट में चलती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 100 पे आसानी से दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, सॉरी 108 पे दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, हमें रॉन्गली मैच बताना, मतलब कौन सा जो गलत लिखा गया है। ओके, फर्स्ट देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, ट्रांसलेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस एंड ऑपरेन में स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर और प्रमोटर होते हैं, इन्होंने ये बोला है। तो रॉन्गली बताना ना, मैं रॉन्गली मैच कौन सा हो गया? देखिए यहाँ पर राइटिंग इन्फॉर्मेशन डीएनए टू एमआरएनए होता है, नॉट टीआरएनए, ये गलत लिख दिया गया है, तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन वाले में ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। वही सेम पेज नंबर 98 पे हमने सेंट्रल डोगमा देखा था, तो वहाँ पे डीएनए से एमआरएनए जा रहा था, नॉट ए टीआरएनए। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नीट 2015 में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, यानी कौन सी चीज़ जो है वो आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती है? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस, चारगाफ रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, और 5 फॉस्फोरिल एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड। तो सिंपल समझिए, यहाँ पे चारगाफ रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता है, यानी ए प्लस टी अपॉन में जी अपॉन सी, यानी यहाँ पर ये वाला जो सीक्वेंस वाला जो रेशियो है, चारगाफ रूल जो है वो केवल और केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अप्लाई होगा, कभी भी आरएनए के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 97 पे मेंशन किया गया कि चारगाफ रूल जो होता है वो डबल स्टैंड डीएनए के लिए होता है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे लार्ज से लेते हुए स्मॉलेस्ट की तरफ जेनेटिक मटेरियल की इन्फॉर्मेशन हमें बतानी है। जीनोम, क्रोमोजोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोजोम, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन, क्रोमोजोम, जीन, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, या फिर जीनोम, क्रोमोजोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन। अब मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। वैसे तो आप अलग अलग पेज पढ़ोगे, जब पेज नंबर 96 पढ़ोगे तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दिया है, पेज नंबर 109 पे जीनोम दिया है, पेज नंबर 118 पे जीनोम दिया है, बट इसका एक सिंपल सा एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है जो एनसीईआरटी ने कहीं से कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है, बट वहाँ से इसका आंसर उठा लिया गया है। वो है पेज नंबर 119 और वहाँ पर फिगर है 6.15। अब इस फिगर के अंदर क्या है, सबसे पहले जो है वो एक ह्यूमन का डायग्राम दिया है, फिर एक सेल का डायग्राम दिया है, फिर क्रोमोजोम का, फिर डीएनए का, और फिर वापस कंप्यूटर में ATGC इस टाइप से करके दिखाई गई हैं।
तो वो ATG से दिखाए गए वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर जो आपका जीन होता है वो हमें पता है कि वहाँ पर DNA के अंदर होता है, और DNA से हमारा क्रोमोजोम बनता है, और क्रोमोजोम से सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हम पढ़ते ही क्या है, जितना भी उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जितने भी क्रोमोजोम है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट हो गया जीनोम, फिर क्रोमोजोम, फिर जीन, फिर न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। NCERT का पेज नंबर 119 वाला ये डायग्राम एक बार ध्यान से अच्छे से देख लो, अंडरस्टैंड करो कि किस टाइप से इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में सैटेलाइट DNA इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, सैटेलाइट DNA जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज it does not code for protein and is same in all member of the population, code for enzyme needed for DNA replication, code for protein needed in cell cycle, या फिर show high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in individual which is heritable from parents to the children। तो ये वाली लाइन जो है वो NCERT से उठाई गई है, पेज नंबर है 121। तो यहाँ पर सैटेलाइट DNA क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन इंडिविजुअल विच इज हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये देखिए कि पेज नंबर 121 पे आप देख भी सकते हो ये जो दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर देखिए जो नीट 2015 में एग्जाम कैंसिल हो गया था, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। इन सी अर्चिन DNA विच इज डबल स्टैंडर्ड DNA बोला इन्होंने, 70% ऑफ द बेस वर शोन टू बी साइटोसिन। यहाँ पे साइटोसिन बोला कि 70% है। द परसेंटेज ऑफ द अदर 3 बेस एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इन दिस DNA, तो अदर बताना है कि कितना होगा टोटल। तो देखिए ये सेम जो है इसी टाइप का क्वेश्चन, बस परसेंटेज चेंज है, इसी टाइप का सेम जो है वो NCERT में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी में आप इसी चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो, और ये चारगाफ रूल वाला अप्लाई होता है। तो आपको पता है A, T और GC ये चीज़ होती है। अगर ये परसेंटेज में पूछा जाता है तो यहाँ पर A इज इक्वल टू T% होगा और G इज इक्वल टू C होगा, टोटल जो होगा इनका वो 100% होगा। अब देखो साइटोसिन जो है वो कितना दिया, 70%, मतलब C जो है वो 17% दिया, तो अब G भी जो है वो भी कितना होगा, 17% होगा। तो G यहाँ पर 17% है और यहाँ पर G 17% है। अब बाकी देखिए हमें बाकी जो है A इज इक्वल टू T होना चाहिए, तो 17 और 17 कितना हो गया, 34 हो गया। तो अब अगर मैं 100 में से माइनस करूंगा 34, तो ये आएगा हमारे पास में 66। अब 66 जो है वो यहाँ पर 33 होगा, तो ये भी 66 हो जाएगा, और टोटल अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर A और T कितना आएगा, 33 आएगा। तो आंसर यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा ऑप्शन ए। NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, बस परसेंटेज चेंज की गई है, बाकी कुछ नहीं किया गया। चारगाफ रूल पेज नंबर 97 पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है, जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरोनिन ई कोलाई दैट इन्वॉल्व द लेक आई जीन प्रोडक्ट इज, ये कैसा प्रोडक्ट है, नेगेटिव एंड रिप्रेसेबल बिकॉज रिप्रेशर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, फीडबैक इनिबिशन बिकॉज द एक्सेस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड कैन स्विच ऑफ, पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल, या फिर नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल। तो ये जो नेगेटिव है और कैसा है, इंड्यूसिबल है, बिकॉज यहाँ पे रिप्रेशर प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करता रहता है, फिर इंड्यूसिबल आकर उसको इंड्यूस करके स्टार्ट करवाता है, और ये नेगेटिव फीडबैक वाला है। NCERT के पेज नंबर 117 में बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक के बारे में लिखा गया और यहाँ पर इंड्यूसिबल के बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ये कैसा है, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल है बिकॉज रिप्रेशर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नीट 2016 में फेज 1 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन, स्टार्टर कोडोन कौन सा है, UAA है, UAG है, AUG है, या फिर UGA है। वैसे तो ये ट्रांसलेशन वाले में बार बार स्टार्टर कोडोन बोला गया है, और यहाँ पर ये जो जेनेटिक कोड वाला इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर भी आप देख सकते हो इसको इनिशिएटर कोडोन बोला गया। NCERT के पेज नंबर 112 पे इनिशिएटर बोल दो या फिर स्टार्टर कोडोन बोल दो, वो कौन सा आपका AUG है। ये 2-3 जगह दिया हुआ है NCERT में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। A complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as polypeptide, Okazaki fragment, polysome या फिर पॉलीमर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA वाला जो ये लाइन ली गई है वो चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से ली गई है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन बहुत सारे यहाँ पर इस टाइप से मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे भी किया गया, बट इसका आंसर आ जाएगा पॉलीसोम। NCERT का NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 में आप देख सकते हो ये लाइन यहाँ से हमारी कॉपी पेस्ट की गई है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन के लिए जो इंड्यूसर कौन होता है, लैक्टोज होता है, लैक्टोज गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है या फिर गैलेक्टोज होता है। तो कौन होता है इंड्यूसर, लैक्टोज होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 117 में डायग्राम के नीचे बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से रीड कर सकते हो, यहीं से आया हुआ ये क्वेश्चन है। ओके भाई, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट द प्रेजेंट। तो कौन सी टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसके अंदर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर जिंक फिंगर एनालिसिस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, पेज नंबर 112 पे दिया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो। डीएनए हाइब्रिडेशन यानी साउथर्न हाइब्रिडेशन यहाँ पे ऊपर लिखा गया है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, पीसीआर नीचे दिया हुआ है, बट जो आपका जिंक फिंगर एनालिसिस ये कहीं से कहीं तक नहीं दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पर नीट 2016 फेज 2 से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेलर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन, यानी जो टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव करने के लिए, वो किस पे किया था, विंसा रोजिया पे, विसिया फाबा पे, ड्रोसोफिला मेलेनगोस्टर पे या फिर ई कोलाई पे। तो ये किस पे किया था, विसिया फाबा पे किया था। एनसीईआरटी का पेज नंबर 106 पे ये दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से आंसर आ जाता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, विसिया फाबा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट गिवन बिलो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो जेनेटिक मेटेरियल की तरह काम करेगा तो उसको ये चीज़ें फुलफिल करनी होगी, एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा गलत है, कि कौन सी चीज़ यहाँ पे गलत लिखी गई है। It should be able to express itself in the form of Mendelian character. It should be able to generate its replica. It should be unstable structurally and chemically. It should provide the scope for slow changes that are required for the evolution. तो यहाँ पर it should be stable होना चाहिए, unstable जो लिखा है वो गलत लिखा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 103 पे ये चारों लाइनें कॉपी पेस्ट की गई है, बट स्टेबल की जगह अनस्टेबल कर दिया, तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 21 देख लेते हैं। द इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन इज, तो स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट क्या होता है, म्यूटन होता है, सिस्ट्रोन होता है, ओपेरॉन होता है, रेकोन होता है। तो सिस्ट्रोन होता है, मोनोसिस्ट्रोन और पॉलीसिस्ट्रोन इस टाइप से करके दिया गया है। एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है वो 109 पे ये चीज़ दी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। तो कौन सा ऐसा आरएनए जो स्ट्रक्चरल आरएनए और राइबोजाइम इन बैक्टीरिया की तरह जो वो वर्क करता है। 5s आरआरएनए, 18s आरआरएनए, 23s आरआरएनए और 5.8s आरआरएनए। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ये 5.8 और 5 देख के जो पॉलीमरेज 1 2 3 वहाँ पर ये जो है एनसीईआरटी में देखते रहते हैं, बट एक्चुअल में ट्रांसलेशन वाले के अंदर ये दिया हुआ है। यहाँ पर आंसर आएगा 23s आरआरएनए। आपके सामने है एनसीईआरटी का पेज नंबर 115, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया ब्रैकेट के अंदर राइबोजाइम बैक्टीरिया के अंदर, इस टाइप से। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन इन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज करता है वन स्ट्रैंड में। कौन सा स्ट्रैंड है वो, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, अल्फा स्ट्रैंड है या फिर एंटी स्ट्रैंड है। तो वो कौन सा स्ट्रैंड है, वो कोडिंग स्ट्रैंड है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 108 पे अच्छे से दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में बताया गया और यहाँ पे बताया भी गया कि आरएनए जो होता है वो इस टाइप से वहाँ पे केवल इतना ही चेंज होता है, थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, और यहाँ से हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, ओके। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे रीसाइन टाइप में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप की इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किए जाते हैं। और 100% एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो टेस्ट सीरीज है और काफ़ी जो है वो अफोर्डेबल एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, यानी डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये फाइनल प्रूफ किस एक्सपेरिमेंट से आया था। ग्रिफिथ से, हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट, एवरी मैग्लियड या मैकार्टी एंड हरगोविन खोराना। कहाँ से आया था ये, हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट से आया था। फाइनल प्रूफ फॉर द जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 पे ये चीज़ मेंशन है।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट, यानी न्यूक्लियोसोम के साथ में जो H1 हिस्टोन होता है उसका एसोसिएशन क्या चीज़ इंडिकेट करता है। ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमेटिन फाइबर, या फिर द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड। तो यहाँ पर क्या चीज़ पता चलती है, H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डायग्राम में दी हुई है, जहाँ पे आपका पूरा जो डीएनए होता है उसको किस टाइप से पैकिंग होती है वहाँ पर दिया हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि डीएनए जो है वो कंडेंस्ड होता है क्रोमेटिन फाइबर के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 99 पे ये चीज़ मेंशन की गई है, विद डायग्राम में ये जो है वो H1 हिस्टोन प्रोटीन लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे बोला गया है स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ। जो स्प्लाइसोसोम्स होते हैं वो किस में नहीं मिलेंगे, प्लांट्स में, फंजाई में, एनिमल्स में, या फिर बैक्टीरिया में। तो स्प्लाइसिंग जो होता है वहाँ पे आपका स्प्लाइसोसोम मिलता है, और जो स्प्लाइसोसोम कहाँ पर नहीं मिलेगा, वो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं मिलता है, केवल यूकैरियोटिक के अंदर मिलता है। तो बैक्टीरिया हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक, तो इसके अंदर क्या है, स्प्लाइसोसोम नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 110 एंड 111 पे ये चीज़ मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया इफ़ देयर आर 999 बेसिस, यहाँ पर 999 बेस दिए गए हैं इन एन आरएनए दैट कोड फॉर ए प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए कोड करें विद 333 एमिनो एसिड एट द बेस एट द पोजीशन 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases. How many codons will be altered? तो यहाँ पर देखो 999 टोटल जो है वो बेसिस है, और टोटल 333 जो है वो एमिनो एसिड है। और आपको पता है कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 111 के अकॉर्डिंग जो कोडोन होता है वो ट्रिपलेट होता है, यानी 999 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पर हमें 333 ही मिलेगा। अब इन्होंने कहा है कि जो 901 पे है वहाँ पर जो वो डिलीट हो जाता है। तो मतलब क्या है कि इससे पहले वाले जितने कोडोन हैं वो तो एमिनो एसिड बना पाएंगे, बट इससे आगे वाले जो हैं उनमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि अब एमिनो एसिड जो है वो 998 रह गए। तो अगर मैं यहाँ पर 999 में से यहाँ पर अगर मैं 901 माइनस कर दूँ तो टोटल जो है वो कितने हो गए, 98 जो है वो आपके कोडोन यानी जो बेसिस है वो अल्टर्ड हो गए। तो 98 को मैं डिवाइड करूँगा 3 से, क्यों, क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए कितने लग रहे हैं, 3 बेस लग रहे हैं। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है वो कितना निकल कर आ रहा है, 33। तो कितने चेंज हो जाएंगे, हाउ मेनी कोडोन विल बी अल्टर्ड, तो टोटल जो है वो 33 कोडोन जो है वो चेंज हो जाएंगे एमिनो एसिड के। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 111 के अकॉर्डिंग ये आता है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लिखा गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बैक्टीरिया में कब होता है, ड्यूरिंग द एस फेज, विद इन न्यूक्लियोलस, प्रायर टू फ्यूजन, या फिर जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। तो सिंपल सा आप ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर कोई भी जो है वो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है, मतलब सारा कंपोनेंट एक में ही होता है। और यहाँ पर ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है, आपको फिर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा, वहाँ पर ये बोला गया है सिंपल सा कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्यूजन, और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो प्रायर टू फ्यूजन यानी फ्यूजन से पहले होगा। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। डायरेक्टली एनसीईआरटी में कहीं पर भी मैंशन नहीं है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2018 की। नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस, या फिर वायरस। तो इन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यानी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है डीएनए में, ये सबसे पहले किसके ऊपर दिया गया था, प्लांट पे, बैक्टीरिया पे, फंगस पे, या फिर वायरस पे। तो ई कोलाई पे दिया गया था, और ई कोलाई क्या है आपका एक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 104 पे ये चीज़ जो है वो मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट, यानी सभी जो है वो ओपेरॉन के पार्ट है, बट एक चीज़ जो है वो ओपेरॉन का पार्ट नहीं है। क्या नहीं है, इनहेंसर नहीं है, स्ट्रक्चरल जीन नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, प्रमोटर नहीं है। तो आपको पता है ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर के बिल्कुल पास में प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन आपको पता है ZYAS टाइप के करके अलग अलग 3 स्ट्रक्चरल जीन भी दिए गए हैं, बट इनहेंसर जो होता है वो कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये सारी चीज़ कहाँ पर मेंशन है, पेज नंबर 115 एंड 116 पर ये चीज़ मेंशन है। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, एनसीईआरटी में देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हमें करेक्ट मैच बताना है। ओके, पहले बोला गया मैथियस मेसलसन एंड एफ स्टेहल पाइसम सटाइवम पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेज ने TMV पे किया था।
एलेक जेफरे ने बोला कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे किया था और इन्होंने फ्रांसिस जैकोब एंड जैकोब मोनोड बोला कि लेक ओपेरन। तो हाँ, लेक ओपेरन जो है वो फ्रांसिस जैकोब एंड जैक्स मोनोड नहीं आता था, जैकोब एंड मोनोड इसको बोला जाता है। तो आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये करेक्ट मैच है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 116 पे ये चीज़ मेंशन की गई है और वहीं से आया हुआ ये क्वेश्चन है। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ पर जो है वो एक पूरा सीक्वेंस दिया है, AGGT-AT-CGC-AT इज ए सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने बोला है कि ये कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है। व्हाट विल बी द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA। इन्होंने पूछा कि RNA का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा। अब सिंपल है, देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 108 पे ये साफ साफ लिखा है कि जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें और RNA में इतना ही चेंज होता है कि वहाँ थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो सिंपल है, ये सेम रहेगा, बट यहाँ पर जो T है उसकी जगह क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो ट्रिपल T की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, U आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ACC नहीं चेंज होगा कहीं पर भी, UGG यहाँ पर A की जगह नहीं आएगा, T की जगह U आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए AGG फिर U है फिर A है U है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल T की जगह U है, बाकी सारा कोड जो वो सेम है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 108 आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है। क्लियर हो गया, ओके। अब हम आ जाते हैं नीट 2019 में। नीट 2019 में क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक दैट इज द EST रेफर टू। ये EST किसको रेफर करता है, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन को, DNA पॉलीमॉर्फिज्म को, नोवल DNA सीक्वेंस को, या फिर जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA। तो जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA को जो है ये एक्सप्रेस करता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। ये पेज नंबर 119 पे साफ साफ मेंशन किया गया और ब्रैकेट में लिखा भी गया है, आप अच्छे से एनसीईआरटी में देख सकते हो। यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया प्यूराइन फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA। यानी प्यूराइन पूछा है कि कौन सी है, एडेनाइन जुएनाइन है, जुएनाइन साइटोसिन है, साइटोसिन थाइमिन है, या फिर एडेनाइन थाइमिन है। तो एडेनाइन और जुएनाइन जो AG आपका होता है वो क्या होता है, प्यूराइन होता है। साफ साफ पेज नंबर 96 पे क्लियरली ये चीज़ अच्छे से मेंशन है। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी ये चीज़ मेंशन है, कई जगह ये चीज़ मेंशन है। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, पेज नंबर 96 वाली चीज़ आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी। यानी जेनेटिक कोड की कौन सा ऐसा फीचर है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो भी ह्यूमन इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो जेनेटिक कोड इज रिडुएंट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस। तो सिंपल है, जेनेटिक कोड आपका नियरली यूनिवर्सल होता है, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स जो वो सेम कोड करता है, और इसी जो है मेन आपका ये जो फीचर है इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस हो सकती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पेज नंबर 112 पे ये चीज़ मेंशन की गई है, आप अच्छे से देख सकते हो, आपके सामने एनसीईआरटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया, मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया है। मैच द कॉलम भी कहाँ से आया है, ये लेक ओपेरन वाले सेक्शन से आया हुआ है। ओके, सिंपल सबसे पहले बात करते हैं आई जीन। आई जीन किसको कोड करता है, रिप्रेसर को। आपको पता है, सिंपल वहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम से पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेड जीन। जेड जीन बीटा गैलेक्टेज के लिए आपको पता है, ये सिंपल आसानी से जो है बी हमारा चला जाएगा फर्स्ट के साथ में। फिर हम बात करते हैं ए जीन। ए जीन किसके लिए कोड करता है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, और वाई जीन जो होता है वो परमेज के लिए कोड करता है। तो ए हमारा थर्ड के साथ हमारे पास में इस टाइप के 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन हट जाता है। बी हमारा फर्स्ट के साथ में, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और बी, बाकी हट चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, तो सी हमारा फोर्थ के साथ यहीं पे जा रहा है, और डी हमारा 2 के साथ में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये डायग्राम से आया हुआ क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख सकते हो, आपके सामने पेज नंबर 117 का डायग्राम है, और वहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन और वहीं से हमने आपको बता दिया है। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब आ चुके हैं नीट 2019, जो उड़ीसा स्टेट के लिए आपका अलग से एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट DNA इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज। यानी बैक्टीरियोफेज के अंदर DNA जो है वो आपका सोल जेनेटिक मटेरियल रहता है। ये किसने, साइंटिस्ट ने जो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, जैकब एंड मोनोड ने, बेडली एंड टेटम ने, मेसलसन एंड स्टेहल ने, हर्से एंड चेज। तो ये हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहाँ से जो है वो अनइक्विवोकल प्रूफ आया था कि DNA जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। पेज नंबर 101 पे ये चीज़ मेंशन है, और वहीं से ये आंसर ऑप्शन डी आ जाता है। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द
करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर बताएं। डीजनरेट, नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस, यूनिवर्सल ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस, डीजनरेट ओवरलैपिंग, कॉमेलस, या फिर यूनिवर्सल एम्बिगुअस डीजनरेट। अभी हमने देखा था कि जो पुरानी एनसीईआरटी है वहाँ पर एम्बिगुअस वाला दिया हुआ है, वो एम्बिगुअस नहीं होता, आपका नॉन एम्बिगुअस होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये कंटिन्यूस फैशन के अंदर चलता है। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे वहाँ पे लिखा है कि ये कंटिन्यूस फैशन के अंदर चलता है, आपका ओवरलैपिंग नहीं होता है, तो नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस और डीजनरेट आपका होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बिल्कुल आसानी से ए। ओल्ड एनसीईआरटी का मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, वहाँ पर पेज नंबर 112 में जो 2015 वाली एनसीईआरटी उसका फोटो दिया है, उसमें सिर्फ एम्बिगुअस वाला सेक्शन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये दिया है, तो आप ये आपका आसानी से आप समझ सकते हो। चलिए भैया नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब, यानी जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या चीज़ को ट्रांसक्राइब करता है, ये हमें बताना है। प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए इनटू एडिशनल प्रोसेसिंग, टीआरएनए, 5srRNA एंड एसएनआरएनए, या फिर आरआरएनए जिसके अंदर आपका 28, 18s और 5.8s होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 110 में लास्ट में लिखा गया और पेज नंबर 111 में बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया। सबसे पहले आप पेज नंबर 110 देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट के अंदर पॉलीमरेज 1 की बात की गई है, थोड़ा सा लिखा गया है आरआरएनए। और फिर पेज नंबर 111 देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो है तीनों 28, 18 और 5.8 वे ब्रैकेट में लिखकर बता दिए गए हैं। ओके भैया नेक्स्ट हम आ चुके हैं नीट 2020 के क्वेश्चन के अंदर। नीट 2020 में क्वेश्चन में पूछा गया द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, यानी ट्रांसलेशन का सबसे फर्स्ट फेज क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, एमाइनो एसिलाइजेशन ऑफ टीआरएनए, या फिर रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडिन। तो यहाँ पर जो है वो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होते हैं जिसको हम बोलते हैं एमिनो एसाइलेशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। पेज नंबर 114 पे ये चीज़ दिया हुआ है, आपके सामने है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर जो है वो दिया है 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मेमेलियन सेल में दिया है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, देन द लेंथ ऑफ द डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली, तो लेंथ पूछा है कितना होगा, 2 मीटर, 2.2, 2.5 या फिर 2.7। तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 999 है, सॉरी 99 है, 99 से ये आया हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ आप देख सकते हो। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी सेम लिया गया है, बेस पेयर जो सेम लिया गया है, मल्टीप्लाई करके बोला गया कि अप्रोक्सीमेटली आता है 2.2 मीटर। मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2.2 मीटर। क्लियर हो गया? ओके नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ चुका है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, यानी यहाँ पर बोला गया कि वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए हेलिक्स को ओपन करता है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज, तो वो आपका एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये दो जगह दिया हुआ है। सबसे पहले पेज नंबर 109 पे आप स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा है। क्लियर है? दिख लिया? ओके। फिर उसके बाद में पेज नंबर 110 पे चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स लिखा गया है, ये आरएनए पॉलीमरेज के ही बात करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर आपका जो है इस टाइप से आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके चलिए अब आगे। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ओके यहाँ पर क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एडिनाइन पेयर विद थाइमिन थ्रू द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडिनाइन विद थाइमिन थ्रू द 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडिनाइन पेयर विद थाइमिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, या एडिनाइन डज नॉट पेयर। तो यानी जो हमारा AT है, एडिनाइन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2, 1 या फिर कोई भी बॉन्ड नहीं होता इनके बीच में। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं AT के बीच में, और GC के बीच में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो AT के पूछे है, मतलब एडिनाइन थाइमिन में तो 2 होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। पेज नंबर 97 से ये लिया गया क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ओके भैया नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2020 फेज 2 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 है द टर्म न्यूक्लियन फॉर द जेनेटिक मेटेरियल वाज यूज्ड बाय, यानी न्यूक्लियन टर्म जो है वो जेनेटिक मेटेरियल के किसने यूज की थी? मैस्चर ने, चारगाफ ने, मेंडल ने, या फिर फ्रैंकलिन। तो ये तो हमारा फ्रैंकलिन मैस्चर ने यूज की थी, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। ये सेम चीज जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 97 पे दी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए
ए नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द OH ऑफ, यानी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होता है वो किस OH के साथ में लिंक करता है, 3rd कार्बन पेंटोज शुगर में, 5th कार्बन में, 1st कार्बन में या 2nd कार्बन में। तो ये 1st पेंटोज जो शुगर होता है उसके साथ में अटैच करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। पेज नंबर 96 पे ये लाइन जो वो दी हुई है कॉपी पेस्ट किया गया है आपके सामने, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से आया हुआ ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, विच इज द बेसिक ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज DNA फिंगरप्रिंटिंग, यानी ह्यूमन जीनोम और DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या बेसिस है, उनका बेस क्या था जेनेटिक मैपिंग का। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इन HNRNA, पॉलीमॉर्फिज्म इन RNA सीक्वेंस, पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस। NCERT का पेज नंबर 121 पे लास्ट वाले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो, NCERT में मेंशन की गई है, यही लाइन कॉपी पेस्ट करके आपका क्वेश्चन बनाया गया है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया हमसे, ई कोलाई। इन्होंने बोला कि ई कोलाई बैक्टीरिया है जहां पर ओनली 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन 80 मिनट्स, यानी 80 मिनट्स में ये रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। देन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन का एवरेज रेट बताना है, 3000 बेस पेयर पर सेकेंड, 4000, 1000, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो सिंपल है, NCERT से उठाया गया है पेज नंबर 106 से, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2000 बेस पेयर पर सेकंड। अब पेज नंबर 106 में आप देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, क्लियरली मेंशन है, कोई इसका कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं है, डायरेक्टली NCERT की लाइन को ही कॉपी पेस्ट किया गया है। तो यहाँ से ये आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नीट 2021 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द DNA मॉलिक्यूल व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन इन इट। तो ये हमें बताना है कि अगर यहाँ पर एडेनाइन 30% है तो बाकी जो हमारे पास में है वो कितने कितने होंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा समझिए, 4 का रूल लगेगा, A = T होता है और G = C होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में एडेनाइन दिया है, मतलब जितना एडेनाइन होगा उतना थाइमीन होगा। अब थाइमीन हमारे यहाँ पर एडेनाइन कितना दिया, 30%, इसका मतलब हमारे पास में थाइमीन भी कितना होना चाहिए, 30%, और ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है। आगे देख लेते हैं, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो टोटल हो गया 60%। अब रिमेनिंग कितना हो गया, 100 में से कितना रहता है, 40%, और बाकी जो G एंड C है वो कितने होनी चाहिए, 40% मीन्स 20%। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। ये चारगाफ रूल से आया हुआ है, और हमने पहले भी बताया था कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस टाइप का है, बस परसेंटेज चेंज की गई है, बाकी सेम क्वेश्चन आपका उसी टाइप से है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटेलाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक, यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन करने की, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जब प्रोकैरियोटिक्स में हो रहा होता है तब। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज या फिर DNase। तो वो एंजाइम है आपका DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। NCERT के पेज नंबर 110 एंड 109 पर ये चीज़ मेंशन है। 109 पे आप देख सकते हो डायरेक्टली मेंशन है, और फिर उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं पेज नंबर 1110 पे, तो वहाँ पर भी जो है वो अच्छे से मेंशन किया गया है। क्लियरली हो गया? तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कौन सा RNA की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब प्रोटीन का सिंथेसाइज करेंगे। mRNA, tRNA, rRNA, siRNA। तो siRNA जो है उसका जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पर केवल 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। ये NCERT के पेज नंबर 109 पर दिया हुआ है, आपके सामने आप अच्छे से देख सकते हो। तो इसीलिए हमारा आंसर जो आया था वो ऑप्शन डी siRNA आया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 28। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट 1 है और यहाँ पर ये स्टेटमेंट 2 है, यानी वही बताना कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, इस टाइप का ऑप्शन हमें दे रहा है। ओके भाई, पहले बात करते हैं स्टेटमेंट 1 के बारे में। द कोडोन AUG कोड फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलेनिन। सबसे पहले तो पता होना कि ये जो इनिशिएटर कोडोन है AUG, और यहाँ पर ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए, बट फिनाइल एलेनिन के लिए कोड नहीं करता, केवल मिथियोनिन के लिए कोड करता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये मिथियोनिन और फिनाइल एलेनिन दोनों के लिए कोड करता है, जो कि गलत है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 के बारे में। यहाँ पर बोला गया कि AAA एंड AAG बोथ कोडोन कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन, यानी बोला है कि इन्होंने ये जो दोनों कोडोन है ये अमीनो एसिड लाइसिन के लिए कोड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू NCERT पेज नंबर 112 टेबल 6.1 ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देख सकते हो टेबल 6.1 में जो आपका AAA एंड AUG वाला कोड है वो आपका लाइसिन के लिए कोड करता है, वो टेबल में दिया हुआ है, तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि टेबल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। हमसे पूछा है कि हिस्टोन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो वो रॉन्ग है। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं, हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, तो इसलिए तो इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, हिस्टोन आर रिच इन एमिनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन एंड हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन। अब देखिए यहाँ पर सिंपल समझिए, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो आप स्लाइटली एसिडिक होती है वो क्या हो गया, गलत हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, और हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछी थी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 99 पे ये चीज़ मेंशन है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वही है सेंट्रल डोगमा वाला क्वेश्चन है। हमें ए बी सी बताना है, बट इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया। यहाँ पर ये ए पूछा है, ये बी पूछा है और ये सी पूछा है, और यहाँ पर डी भी पूछा है। सिंपल है, जब डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो ए हमारा रेप्लिकेशन होना चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, रेप्लिकेशन होना चाहिए, ट्रांसडक्शन नहीं होना चाहिए। दो ऑप्शन यहाँ से हट चुके हैं। डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं तब हमारा ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन दिया है, यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन दिया है, ये दो ऑप्शन हमारे ऑलरेडी हट चुके हैं। नेक्स्ट हमारा सी जो वो ट्रांसलेशन होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे ट्रांसडक्शन बोला है, जी नहीं, हमारा ट्रांसलेशन होगा, और डी हमारा प्रोटीन होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल डोगमा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 98 पे दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चन 2013 में भी आ चुके हैं, तो वहीं से ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 31। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, एक एक करके बात करते हैं। In capping methyl guanosine triphosphate is added to the third end of the HNRNA. Second, RNA polymerase bind with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. C, the coding strain in a transcription unit is copied to an mRNA. And D है split gene arrangement is characteristics of the prokaryotic. सबसे पहले जो split gene होता है वो यूकैरियोटिक में मिलता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलता है। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो नहीं होता है, यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है mRNA। और ए में जो कैपिंग स्ट्रैंड है वो थर्ड एंड में नहीं, फिफ्थ एंड में होती है, तो ये गलत हो गया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद द रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस, ये हमारा सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 109 पे और फिगर 6.10 पे, इसके अलावा पेज नंबर 110 पे भी ये चीज़ मेंशन की गई है। सबसे पहले आप देख सकते हो फिगर 1.0 वाला पेज नंबर 109, यहाँ पे रो फैक्टर बताया गया टर्मिनेशन के साथ में, आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो। उसके आगे जो है आगे वाले पेज पे 110 पे भी ये चीज़ दी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, DNA fingerprinting involve the identifying difference in specific region in the DNA sequence called as। तो ये जो एनसीईआरटी की लाइन है यही कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन बनाया गया है, और यहाँ पे पूछा गया कि डीएनए फिंगरप्रिंट में जो है वो सम स्पेसिफिक रीजन डीएनए सीक्वेंस में आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। सेटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड या फिर पॉलीमॉर्फिक, तो उसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 121 पे ये चीज़ मेंशन है, आप क्लियरली देख सकते हो कि एनसीईआरटी की लाइन को कॉपी पेस्ट किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आ चुके हैं 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है, What is the role of RNA polymerase थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। तो RNA polymerase थर्ड का रोल पूछा गया। ट्रांसक्राइब rRNA 28 18 5.8, ट्रांसक्राइब tRNA 5sRNA SNRNA, ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ mRNA, ट्रांसक्राइब ओनली SNRNA। तो यहाँ पर पोलीमरेज थर्ड क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है tRNA 5sRNA SNRNA, ये तीनों को ट्रांसक्राइब करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। पेज नंबर 111 पे ये दिया हुआ है, आपके सामने एनसीईआरटी का पेज नंबर दिखाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब हम आ चुके हैं नीट 2022 के क्वेश्चंस में। अब नीट 2022 में क्वेश्चन नंबर 34 है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका बेसिस बनाता है, ट्रांसलेशन का, जेनेटिक मैपिंग का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, या फिर बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन बना चुके हैं, इसी टाइप का पहले क्वेश्चन आया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो वो किसका बेसिस बनाता है, जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंट दोनों था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 121 से ये उठाया गया है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहीं से पहले क्वेश्चन आया था, यहीं से सेम से ये क्वेश्चन आया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है,
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, यहाँ पर बोला गया कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगेन एज सून एज, तो ये कब बिगेन हो जाता है? फर्स्ट दिया गया है द tRNA इज एक्टिवेटेड एंड द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA, यहाँ पर ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट का मेन रोल है। द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA, द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बोथ द सब यूनिट जॉइन टुगेदर। तो जो हमारा mRNA से प्रोटीन बनाने वाला प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है? जब स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर करती है mRNA को। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। पेज नंबर 115 पे आप देख सकते हो, यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है क्लियरली एनसीईआरटी के अंदर, और यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि स्मॉल सब यूनिट जब एनकाउंटर करती है तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन हमारा 36। अब यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो 5 स्टेटमेंट दी गई है ABCD करके, एक एक करके बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले बोला गया है यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, पेज नंबर 100 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव, ये गलत है। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव रहती है, तो ये हमारी गलत हो गई। सी है हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज DNA इन अ न्यूक्लियोसोम, ये बिल्कुल सही है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये भी सही है। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 नहीं 200 बेस पेयर, तो ये हमारी गलत हो गई। तो बी और ई गलत हो गई, हमारी A, C एंड D जो है वो करेक्ट हो गई। तो ये हमसे पूछा है ACE नहीं है, BD नहीं है, बी वाली हो तो है ही नहीं, तो ACD करेक्ट है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। अब सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी स्टेटमेंट 1 एंड 2 थी, A एंड B, वो पेज नंबर 100 पे दी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये सामने आपके लिखी हुई है। तो यहाँ से आपका ये स्क्रीनशॉट यहीं से एक स्टेटमेंट उठाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CDE, तो वो पेज नंबर 99 से उठाई गई है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से भी अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से ये उठाई गई है। ओके भैया, चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 37। 37 में क्या बोला गया है? इफ ए जेनेटिक्स, अब यहाँ पे बोला गया इफ ए जेनेटिस्ट यूजेस द ब्लाइंड अप्रोच, यानी ब्लाइंड अप्रोच यूज करता है फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सेगमेंट, द मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड, उस मेथड को क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक सीक्वेंस एनोटेशन, जीन मैपिंग या फिर एक्सवैक्स सीक्वेंस टेक्स्ट, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ये साफ साफ जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 119 पे मेंशन की गई है। यहाँ से आप देख सकते हो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ कि वो जो ब्लाइंड अप्रोच होती है उसके द्वारा सीक्वेंस एनोटेशन वो कहलाता है। तो यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन और साफ साफ इसका आंसर आ जाएगा सीक्वेंस एनोटेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 38। अब 38 में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ई कोलाई, एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो आई जीन है गेट्स म्यूटेट, यानी जो आई जीन है वहाँ पे म्यूटेशन हो चुका है, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है, जो आई जीन से प्रोडक्ट बनता है, वो कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मोलिक्यूल, यानी वो इंड्यूसर मोलिक्यूल के साथ में बाइंड नहीं कर पा रहा है। इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद द लैक्टोज, व्हाट विल बी द आउटकम? अगर इस यहाँ पे इसको लैक्टोज प्रोवाइड भी कर दे तो क्या होगा? RNA polymerase will bind the promoter region, only Z gene will get transcribed, ZYA gene will be transcribed, या फिर ZYA gene will not be transcribed। तो सिंपल समझिए, अगर यहाँ पे I जीन से जो है वो इंड्यूसर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, रिप्रेसर नहीं रुकेगा, तो यहाँ पर आगे का वर्क भी नहीं हो पाएगा, और इसलिए यहाँ पे ZYA जीन जो है वो भी ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे। ये डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हो, पेज नंबर 117 से वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर बोला गया है इफ द लेंथ ऑफ द DNA मॉलिक्यूल्स 1.4 मीटर, यहाँ पे 1.4 मीटर इन्होंने लेंथ दी है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ बेस पेयर? तो बेस पेयर पूछा है 6.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.3 इंटू 10 की पावर 9, 6.6 इंटू 10 की पावर 9, या फिर 3.3 इंटू 10 की पावर 6। तो सिंपल है, जो लेंथ वाला फॉर्मूला था वो कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ DNA जो है वो यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर जो कितना था 0.34 नैनोमीटर था, इसके अलावा मल्टीप्लाई बाय बेस पेयर, टोटल बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? बेस पेयर। तो लेंथ तो दिया हुआ है 1.4 मीटर और ये हमारा आता है 0.34 नैनोमीटर, तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 जो है वो बेस पेयर निकल कर आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है।
क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि 10 ई कोलाई है, मतलब 10 ई कोलाई है, 10 ई कोलाई है विद N15 DS DNA, यानी वहां पर N15 जो मीडियम है डबल स्ट्रैंडेड DNA उनके पास में है, और इंक्यूबेटेड इन द मीडियम कंटेनिंग N14, यानी N14 जो न्यूक्लियोटाइड वाला मीडियम है उसके अंदर उनको डाल दिया जाता है। आफ्टर 60 मिनट हाउ मेनी ई कोलाई सेल विल हैव DNA टोटली फ्री फ्रॉम N15, तो टोटल कितने ई कोलाई होंगे जिनके पास में एक भी N15 नहीं होगा। अब देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, न्यूमेरिकल दिया गया है, बट ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 105 वहाँ पे डायग्राम है। सबसे पहले देखिए ई कोलाई जो होता है वो डिवाइड करता है, वहाँ पर दिया गया कि ये 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाएगा, तो 60/20 यानी 60/20 करेंगे तो ये आएगा 3, मतलब यहाँ पर ये 3 टाइम्स डिवाइड करेगा। तो स्टार्टिंग में कितने हैं 10 है, 10 ई कोलाई है। 10 के बाद में जब फर्स्ट टाइम करेगा तो कितने बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे 20। सेकेंड टाइम जब करेगा तो इसके डबल कितने हो गए 40। थर्ड टाइम करेगा तो इसके डबल कितने हो जाएंगे 80। तो लास्ट में टोटल ई कोलाई तो 80 बन गए। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, लास्ट में टोटल ई कोलाई जो वो कितने बन गए 80 बन गए। अब स्टार्टिंग में इनके पास में कौन सा था N15 मीडियम, और सारे के सारे कैसे थे, डबल स्टैंडर्ड थे। तो ये यहाँ पर सिंपल सा एक ऐसा आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि डबल स्टैंडर्ड तो एक स्टैंड अलग चला जाएगा, एक स्टैंड अलग चला जाएगा, उनके पास में केवल जो 14 मीडियम रहेगा N15 रहेगा, बाकी सबके पास में 14 14 14 14 होता चला जाएगा। तो यहाँ पर 10 ई कोलाई है तो डबल स्टैंडर्ड है तो एक एक स्टैंड निकलेगा, तो यहाँ पर 20 माइनस कर दीजिए, तो 80 माइनस 20 जो है वो 16 ई कोलाई ऐसे रहेंगे, 60 सेल ऐसे रहेंगे जहाँ पर टोटली जो है वो कोई भी 15 वाला मीडियम नहीं रहेगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड थे। तो यहाँ पर एक में जो है जो था वो 2 स्टैंडर्ड थे, तो 10 में डबल हो गए तो 20 हो गए। टोटल कितने निकले थे 80 निकले थे, तो 18 में से 20 चले जाएगा, तो ये इस टाइप से आंसर आ जाएगा। वैसे ये डायग्राम वाला है और उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया कि वहां पर आएगा कितना, क्या रेशियो निकल कर आएगा, वो चीज़ उन्होंने पूछ के छोड़ी थी और वहीं से ही क्वेश्चन उठा लिया गया। एनसीईआरटी का पेज नंबर 105 ये डायग्राम देख सकते हो, 20-20 मिनट करके केवल 2 बार बताया गया है कि 14 में इतना होगा और ये रेशियो यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2023 के क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 41 है एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट दैट इज EST रेफर टू। यहाँ पर ये पहले भी आ चुका है, अब ये दोबारा है, तो बस यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है। ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, ऑल जीन वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, सर्टन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन, या फिर ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट इसको रेफर करता है, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4। पेज नंबर 119 से ये आया हुआ क्वेश्चन है, वापिस से यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छे से मेंशन किया गया है, वहीं से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। ओके, क्लियर है? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है अनइक्विवोकल प्रूफ दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, यानी अनइक्विवोकल प्रूफ कहाँ से आया था कि DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। एल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेज ने, एवरी मैकलियड मैकार्डी ने, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने, या फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करके बताया था वो एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने बताया था। एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 पे ये साफ साफ मेंशन है, आप देख सकते हो। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ से ये आपका आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड। ये देखिए ये क्वेश्चन सेम पहले भी आया था, अब दोबारा आ चुका है। यही पूछा है कि RNA पॉलीमरेज थर्ड जो है उसका रोल क्या है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5s rRNA एंड snRNA, या फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रीकर्सर ऑफ mRNA, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली snRNA, या फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ rRNA 28, 18 या फिर 5.8। तो यहाँ पर थर्ड का रोल पूछा है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5s rRNA एंड snRNA। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट। एनसीईआरटी के पेज नंबर 111 पर ये मेंशन किया हुआ है, पहले भी दिखा चुके हैं, वापस आप देख सकते हो, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, यानी राइबोसोम के पास में कितने डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, 60, 40, 20 या फिर 80। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। इसका जो आंसर है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 115 पे डायरेक्टली मेंशन है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा गया कि RNA म्यूटेट एट ए फास्ट रेट। ये बिल्कुल करेक्ट है कि RNA जो है वो ज़्यादा फास्ट रेट पे म्यूटेट करता है एज कम्पेयर टू DNA, ये हमें पता होना चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। जो वायरस जिनके पास में आरएनए जीनोम होता है और लाइफ शॉर्टर स्पैन होती है तो वहाँ पे वो म्यूटेट फास्टर करते हैं और इवॉल्व भी फास्टर हो जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट वन ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, नहीं, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो थी, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू जो थी वो करेक्ट थी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर 103 आप देख सकते हो, यहीं से ये ली गई है। दोनों स्टेटमेंट एक के बाद एक लिखी हुई है, यहीं से कॉपी पेस्ट करके जो इसका क्वेश्चन बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आ चुके हैं 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 वापिस से यही है, स्टेटमेंट वाला टाइप का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट, इन प्रोकैरियोटिक द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ऑपोजिट लिख दिया, इन्होंने लिख दिया पॉजिटिव चार्ज डीएनए, जी नहीं, नेगेटिवली चार्ज डीएनए विद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होना था। तो हमारी स्टेटमेंट वन जो है वो क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। सेकंड देखते हैं, इन यूकैरियोटिक द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम, ये बिल्कुल सही है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इस टाइप का ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट फॉल्स है, ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर यहाँ से बनेगा ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 99 पे ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट दी हुई है, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हो। ओके भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप बायोटेक्नोलॉजी से भी ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी से भी इसका आंसर आएगा, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन थे इसलिए इसको इस चैप्टर में भी लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा एक क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, YAC, PBR322, प्रोब या फिर BAC। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल और यहाँ पर ईस्ट आर्टिफिशियल, तो ये वाले जो हैं ये आपके वेक्टर होते हैं दोनों के दोनों। ये तो इसी चैप्टर में दिए हुए हैं, पेज नंबर 119 पे आप देख सकते हो आपके सामने। यहाँ पर ये देखिए BAC एंड YAC, ये वेक्टर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें PBR322, तो ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 11 में दिया गया है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 199 है, वहां पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये PBR322 वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर लिखा गया। तो इसका मतलब 3 तो क्लोनिंग वेक्टर हमारे हो गए, तो प्रोब हमारा जो वो क्लोनिंग वेक्टर नहीं होगा। प्रोब इस चैप्टर में भी दिया हुआ है पेज नंबर 122 पे, जहां पर बात की गई है VNTR एज ए प्रोब लिया गया है। बट मेनली जो आपका प्रोब होता है वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की तरह लिया जाता है, और ये पेज नंबर 212 पे चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर नंबर 12 है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ से ये जो है वो लिया गया है। यहाँ से आपका प्रो वाला आ जाता है कि ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। तो इस टाइप से आपका आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। अब यहाँ पर क्या है, मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया है। तो मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया, तो मैच द कॉलम भी करेंगे भैया। यहाँ पर ये लेकोपेरोन वाला दिया गया है, क्योंकि वहीं पे ये Y, I, A और Z जीन वगैरह दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं A जीन की। तो A जीन क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। तो A जो है वो हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा। सेकेंड Y जीन की बात करते हैं, तो Y जीन क्या करता है, परमिएज जीन बनाता है। यहाँ ये हमारा परमिएज बनाता है। I जीन क्या बनाता है, रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। तो ये हमारा जो है वो फोर्थ के साथ चला जाएगा। और Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है, तो ये हमारा फर्स्ट के साथ, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ हम इस टाइप से आएगा। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये हमारे पास में आ गया सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एनसीईआरटी के पेज नंबर 117 में डायग्राम बेस्ड भी है, और ये साइड में जो 116 है वहाँ पर पैराग्राफ में भी लिखा गया, वो भी आप रीड कर लेना। मैंने डायरेक्टली डायग्राम वाला आपको दिखा दिया, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आ चुके हैं 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ईजी सा क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड। इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड का कोड होगा इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA फॉर्म्ड इज फॉलोज। तो यहाँ पर ये जो mRNA का जो है वो सीक्वेंस यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पे पूछा है कि कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा। तो एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 108 है वहां पर हमारे साफ साफ दिया हुआ है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है और जो आरएनए बनता है उसमें केवल इतना चेंज होता है कि वही 5 to 3 डायरेक्शन होती है, और वहां पे केवल और केवल जो थाइमिन होता है उसके प्लेस पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो अब यहाँ पर जो यूरेसिल है इसकी प्लेस पे अगर जो थाइमिन होगा तो वही कोडिंग स्ट्रैंड होगा। सबसे पहले तो हमें ये डायरेक्शन याद रखनी है, 5 to 3 होनी चाहिए, 3 to 5 नहीं, 5 to 3 होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, 5 to 3 होनी चाहिए। अब देखते हैं AT आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम बात करें कोडिंग स्ट्रैंड की, तो वहां पे यूरेसिल की जगह थाइमिन आना चाहिए। तो AT देखते हैं,
ए टी यहाँ पर है, यहाँ पर यू ए है, गलत हो गया। ए टी है बट इसकी डायरेक्शन अलग हो गई, इसकी डायरेक्शन 3 to 5 कर दी, ये गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग। और ये यूरेसिल आ रहा है, यहाँ पर यूरेसिल तो नहीं, हमसे कोडिंग स्टैंड पूछा है। तो ए टी जी सी, फिर वापस देख सकते हो यहाँ पर यूरेसिल की जगह थाइमीन आ गया, बस वही चीज़ चेंज है। यहाँ पर देखोगे यूरेसिल की जगह थाइमीन आ गया, बाकी सेम सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। एनसीईआरटी के पेज नंबर 108 पे ये दिया हुआ है, वहाँ पर साफ साफ बताया कि कोडिंग स्टैंड और आरएनए में बस इतना चेंज होता है कि थाइमीन की जगह जो यूरेसिल आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अब आ चुके हैं नीट 2023 में जो मणिपुर स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ओपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। यानी वो कौन सा कंपोनेंट है जो ऑपरेटर रीजन के साथ में जो है वो बाइंड करता है और फिर उसको आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर देता है। रिप्रेशर प्रोटीन, इंड्यूसर, प्रमोटर या फिर रेगुलेटर प्रोटीन। तो ये एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट की गई है। वो जो प्रोटीन है वो कौन सा है, रिप्रेशर प्रोटीन है। पेज नंबर 117 में डायग्राम के नीचे जो पैराग्राफ है उसकी लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, आपके सामने आप देख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है, यहाँ पर पूछा गया द लास्ट क्रोमोजोम सीक्वेंस इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यानी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें सबसे लास्ट क्रोमोजोम कौन सा सीक्वेंस हुआ था, 22, 14, 6 या फर्स्ट। तो फर्स्ट क्रोमोजोम जो था वो 2006 में जाके हुआ था, ये सबसे लास्ट में हुआ था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। एनसीईआरटी के पेज नंबर 119 पे ये दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली, बहुत आसानी से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। वापस 2 स्टेटमेंट दी गई है, वही करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया, तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू द आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये बिल्कुल सही है, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए के केवल एक स्ट्रैंड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 या 2 स्ट्रैंड ये पूछा गया, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट स्ट्रैंड बिल्कुल करेक्ट है। Second statement, a transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 region in the DNA: promoter, structural gene and a terminator। तो ये भी जो है इसी पैराग्राफ में बिल्कुल लास्ट में एनसीईआरटी के पेज नंबर 107 में लिखा गई है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से ली गई है, कॉपी पेस्ट है, और दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब इस टाइप का देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, एक ट्रू एक फॉल्स नहीं है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 106 पे पहले वाली स्टेटमेंट देख लीजिए, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की जो डेफिनेशन है वही कॉपी पेस्ट की गई है। सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए, नीचे ही नीचे दी गई है और यहां से ये उठा गई है और यही कॉपी पेस्ट की गई है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे क्या बोला गया है, विच साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट थे, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट विद 32P एंड 35S, यानी 32 फॉस्फेट एंड 35 सल्फर के साथ में लेवल फेसिस फॉर डेमोस्ट्रेटिंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये कौन से साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट, एफ ग्रिफिथ ने, O.T. एवरी, CM मैग्लियड या फिर M मैकार्डी ने, जेम्स डी वॉटसन एंड FHC क्रिक ने, या फिर A.D. हर्से एंड M.J. चेज ने। तो यहाँ पर सिंपल है, हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर ये आता है। मैंने आपको जो बताया है वो डायग्राम बेस्ड बताया है, पेज नंबर 102 पे फिगर 6.5, फिगर 6.5 के साथ में क्या लिखा है, द हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब हर्से एंड चेज है, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे 32P एंड 35S यहाँ पर लिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर आ जाता है। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाता है, और इससे पहले वाला जो पैराग्राफ है वहाँ पर भी लिखा गया है पेज नंबर 101 पे, बट मैंने आपको डायग्राम बेस्ड भी बता दिया है, दो जगह ये चीज़ दी हुई है, वहां से ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वापिस से स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर रीसेंट ईयर में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो भर भर के दे दिए, तो अब वापिस से बात करते हैं स्टेटमेंट वाले टाइप के क्वेश्चन के बारे में। ओके, स्टेटमेंट 1 बोला गया आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट ए फास्टर रेट। तो ये स्टेटमेंट हमने पहले भी पढ़ी थी, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। यानी आरएनए जो है वो डायरेक्टली कोड कर सकती है। तो ये थोड़ी से नीचे वाले पैराग्राफ में फर्स्ट स्टेटमेंट लाइन लिखी गई है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट की गई है। अब इस टाइप का ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। पेज नंबर 103 पे आप दोनों की दोनों स्टेटमेंट अच्छे से देख सकते हो, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंड्यूसर फॉर लैक ऑपेरॉन, यानी लैक ऑपेरॉन में कौन सा इंड्यूसर की तरह वर्क करता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था, इंड्यूसर पूछा गया था कि कौन होता है, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, बट यहाँ पर ऑप्शन चेंज है, बट क्वेश्चन उसी टाइप से है। और ये हमारा पेज नंबर 117 में डायग्राम के नीचे वाला पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लिखा गया इंड्यूसर कौन सा होगा लैक ऑपेरॉन में, लैक्टोज होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4।
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया द साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। ये 4 जेनेटिक कोड के फीचर दिए गए। अब यहाँ पे बोला गया चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो फीचर है जेनेटिक कोड के और कौन से नहीं है। द कोड इज पैलिंड्रोमिक। देखिए पैलिंड्रोमिक वाला तो वहां पर सीक्वेंस आता है कि वो आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सीक्वेंस आता है, यहाँ पर कोडोन के अंदर जो है वो पैलिंड्रोमिक का कोई जो है वो ऑप्शन नहीं आता है, तो ए जो है वो गलत है। UGA इज इनिशिएटर कोड। AUG हमारा आता है, ये हमारा जो है वो गलत है। इनिशिएटर कोडन ये नहीं होता, हमारा AUG होता है, तो ये हमारा गलत लिख दिया गया। द कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। ये हमें पता है कि ये हमारी जो पुरानी NCERT है वहाँ से लिखाया गया है, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, ये सेम वही है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ये भी स्टेटमेंट लिखी गई है, ये दोनों के दोनों जो है वो हमारी सही हो गई। तो C एंड D जो है वो करेक्ट है। तो अब इस टाइप से देख लेते हैं, C एंड D हमारा करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। अब मैं आपको ओल्ड NCERT वाला वो दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 112 पे। ये 2015 के पास NCERT आती थी। अब कई बच्चे बोलते हैं कि भैया न्यू NCERT पढ़ो, केवल वहीं से क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप का जो है वो अपने दिमाग से फितूर निकाल देना। क्लियर है? तो पुरानी NCERT भी पढ़नी जरूरी हो जाती है। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो नई NCERT में नहीं लिखे होते हैं, पुरानी NCERT से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इतने क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से आए हुए थे, जो मैंने आपको करवा चुके हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।